नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गति का पार्ट, प्रक्षेप्य गति। पिछली क्लास में हमने मोशन शुरू किया था, गति शुरू किया था। गति के बारे में हमने पढ़ लिया था, गति के समीकरण हमने देख लिए थे, गति के नियम हमने देख लिए थे, उनके वैज्ञानिक का नाम देख लिया था। गति के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, गति के समीकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। उसके बाद में हमने बल के बारे में पढ़ा था। पहले बात करें गति के तीनों समीकरण। गति के समीकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? गति के समीकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो। और गति के तीनों नियम देने वाले हमने पढ़ाया था आपको, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन गति के तीनों नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूटन था। इसके बाद में हमने बल की परिभाषा पढ़ी थी, F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। उसके बाद में हमने संवेग के बारे में पढ़ा था, संवेग P बराबर mv। उसके बाद में हमने आवेग के बारे में पढ़ा था, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें, ये आपका अक्ष अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका थीटा कोण पर किसी वस्तु को या किसी गेंद को फेंका गया है। प्रक्षेप्य गति के बारे में आपको याद क्या रखना है? ज्यादा याद नहीं रखिए, आपको प्रक्षेप्य गति के बारे में याद रखना है, ये 2D यानी कि द्विमीय गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति एक द्विमीय गति है, यानी कि 2D गति है। इसके बाद में आपको याद रखना है प्रक्षेप्य गति के द्वारा जो ये पथ तय किया गया, प्रक्षेप्य गति के द्वारा तय किया गया पथ कौन सा है? प्रक्षेप्य गति के द्वारा तय किया गया पथ यह है। इस पथ को क्या बोलते हैं? ये आपका परवलयाकार पथ है। इस पथ को क्या बोलते हैं? परवलयाकार पथ। ये आपको याद रखना है। इस पथ को आपका परवलयाकार पथ बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि किस कोण पर फेंकने को। यह आपका H है, यह आपकी R है। अब आप सोच रहे होंगे ये R क्या है, H क्या है? H तो है इस पिंड के द्वारा यहां से यहां तक की तय की गई दूरी। R है इसके द्वारा यहां तक जाने में तय की गई दूरी। यानी कि किसी पिंड को हमने मान लिया कि 30 डिग्री के कोण पर फेंका है, तो 30 डिग्री के कोण पर अगर किसी पिंड को फेंकेंगे तो वो पहले तो ऊपर जाएगा, वो ऐसी गति करती हुई, ऐसे गति करती हुई आएगा, प्रक्षेप्य गति करेगा। और प्रक्षेप्य गति करेगा तो उसके द्वारा ये तय की गई दूरी है, ऊंचाई में तय की गई दूरी है। इस ऊंचाई को बोलते हैं आपका H, हाइट में तय की गई दूरी। ऐसे गति करता हुआ जाएगा, यहां तक जाएगा ऊपर, फिर नीचे आना शुरू कर देगा। एक निश्चित बिंदु तक वो ऊपर जाएगा, बाद में नीचे आएगा और नीचे आकर के यहां पर पृथ्वी पर आकर गिरेगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो तय की गई दूरी है, इसको क्षैतिज परास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास बोलते हैं, आर बोलते हैं इसको। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, H और R में संबंध पढ़ेंगे। H ज्यादा कब हो सकता है, R ज्यादा कब हो सकता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कि R ज्यादा कब हो सकता है, यानी कि किस कोण पर पिंड को फेंकें या किस कोण पर वस्तु को फेंकें कि R आपका ज्यादा हो, यानी कि R अधिकतम हो। जब क्रिकेट में किसी गेंद को लंबी दूरी तय करानी होती है, क्रिकेट में जब किसी गेंद को लंबी दूरी तय करानी होती है तो उसे किस कोण पर फेंकना चाहिए कि वो ज्यादातर लंबी दूरी तय कर सके। या जो भाला फेंकता है, भाला फेंक प्रतियोगिता आपने देखेगी, उसमें भी क्या होता है कि एक निश्चित कोण पर भाले को फेंका जाता है कि वो ज्यादातर दूरी तय करे। गोला फेंकना आपने देखा होगा, अगर किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाएगा, किसी पिंड को अगर 45 डिग्री के कोण पर फेंका गया है तो उसके द्वारा यह तय की गई दूरी अधिकतम होगी। आपको इसमें याद क्या रखना है
कि अगर किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वो क्षैतिज परास सबसे अधिकतम तय करेगा, यानी कि उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अधिकतम होगी। 45 डिग्री के कोण पर अगर किसी पिंड को फेंका जाए तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अधिकतम होगी। एच की बात करें तो 90 डिग्री पर अगर किसी कोण वो फेंका जाए तो उसके द्वारा तय की गई एच हाइट ज्यादा होगी। अगर 90 डिग्री पर किसी पिंड को फेंकेंगे हम तो ये चित्र बनेगा, ये आपका वाई है, ये आपका अक्ष है। 90 डिग्री पर अगर आप पिंड को फेंकोगे तो उसको सीधा का सीधा आपको ऊपर फेंकना है आसमान में, और आसमान में सीधा ऊपर फेंकोगे तो वो लंबी दूरी तय करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको 90 डिग्री पर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तय हुई, तो इसको सीधा क्यों नहीं फेंका? सीधा फेंकोगे तो कम दूरी तय करेगा, और 45 डिग्री के कोण पर अगर आप फेंकोगे तो वो लंबी दूरी तय करेगा। ये आपको 2 पॉइंट तो यही याद रखने हैं कि अगर लंबी दूरी तय करानी है किसी पिंड को तो उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंको, और अगर हाइट ज्यादा तय करवानी है तो उसे 90 डिग्री के कोण पर फेंको, तभी आपकी हाइट ज्यादा तय कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इस हाइट में और इस आर में क्या संबंध है, यानी कि एच और आर में क्या संबंध है। बाद में हम पढ़ेंगे यहां से यहां तक तय की गई दूरी में कितना समय इस पिंड को लगता है, कितना समय इस पिंड को लगता है। पहले हम एच और आर में संबंध देख लेते हैं, क्योंकि एच और आर का जो संबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी देर हमने जो पढ़ा उसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद इतना ही रखना है कि एक तो 45 डिग्री का कोण याद रखना है, एक आपको 90 डिग्री का कोण याद रखना है, एक आपको 2D गति याद रखनी है कि द्विमीय गति का उदाहरण है, एक आपको याद रखना है कि परवलयाकार गति का उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, बाला प्रतियोगिता में बाला फेंकना और गोला फेंकना, और इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो किसी हवाई जहाज से जब किसी बम को गिराया जाता है तो यह प्रक्षेपीय गति के आधार पर गिराया जाता है। अब हम एच और आर में संबंध की बात करें तो ये संबंध होता है एच मैक्स बराबर आर मैक्स अपॉन 2। अब आप सोच रहे हो कि एच मैक्स क्या है, आर मैक्स क्या है? यह है एच अधिकतम बराबर आर अधिकतम अपॉन 2, ये आपका संबंध है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे एक ही बात है। ये आपको ये संबंध जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे आपका सीधा क्वेश्चन बनता है। इसी सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है किसी पिंड द्वारा तय की गई किसी पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज परास, क्या किसी पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज परास क्या है? 80 मीटर है। किसी पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज परास 80 मीटर है, तो उस पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछ लेगा तो आप किस सवाल से ज्ञात करोगे? आप ज्ञात करोगे 80/2 बराबर 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है, एच अधिकतम बराबर आर अधिकतम बटा 2। अब इसको अगर हम ग्राफ से पढ़ें तो ग्राफ से आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है। यही था अपना ग्राफ। ये एच थी, ये आपकी आर थी। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आर तो इतनी बड़ी है और एच इतनी है। आर इतनी बड़ी है और एच इतनी सी है।
ये 2 गुनी होगी तो ये 1 गुनी होगी, ये इसकी आधी होगी। ये आपको याद रखना, ये एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम यानी कि एच अधिकतम और आर अधिकतम का एक संबंध है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पिंड को अगर आपने थीटा कोण पर फेंका है तो यहां से यहां तक, इस पिंड द्वारा यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगेगा। हालांकि इसे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अगर आपका पढ़ावा होगा और एग्जाम में बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सीधा आंसर लगा दोगे। इससे आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, इससे आपको सीधा सूत्र पूछ सकता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो सिंपल सा इसका सूत्र है, क्या है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। हालांकि न के बराबर चांस है कि यह आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, अगर आपने एक बार इसे देख लिया ध्यान से तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया तो। अब टी की बात करें तो टी क्या है, यहां से यहां तक तय की गई दूरी में जितना समय लगा वो आपका टी है। यू क्या है, इस पिंड को यहां पर जब हमने फेंकना शुरू किया है तो हमने किसी ना किसी वेग से तो फेंका है। जब आप गेंद फेंकते हो तो उसे किस वेग से फेंकते हो, किसी ना किसी वेग से तो आप फेंकते हो, वो आपका यू है। ये तो यू आपका प्रारंभिक वेग है, यू आपका प्रारंभिक वेग है। अब थीटा क्या है, थीटा आपने जिस कोण पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री या 100 डिग्री या 90 डिग्री, किस कोण पर आपने इसको फेंका है वो आपका थीटा है। अब जी क्या है, जी आपको समझ में आने वाला है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, लेकिन आपको इसके बारे में याद कितना रखना है, याद इतना ही रखना आपको इसके बारे में कि ये गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। ये पूरा आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, उससे आपका जी क्लियर होगा। आपको इतना याद रखना, या तो आपको जी की वैल्यू देगा अगला क्वेश्चन में, या आपसे ऐसा पूछेगा ही नहीं। 99% चांस है कि इसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आपको परेशानी नहीं होगी किसी प्रकार की। अगर एग्जाम में बाय चांस इसे क्वेश्चन बन जाता है तो अगर आपने ऑप्शन देखे तो तुरंत आप इसका आंसर लगा दोगे। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें क्या पढ़ने वाले हैं, वर्तीय गति। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति। वर्तीय गति के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि वर्तीय गति किसको कहते हैं। वर्तीय गति में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें आपके दो बल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक आपका अभिकेंद्रीय बल है, एक आपका अपकेंद्रीय बल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें से आपका एक बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें कि वर्तीय गति किसको कहते हैं। तो वर्तीय गति के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि एक गोला बना दिया, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ किसी निश्चित वेग से, किससे, निश्चित वेग से या नियत त्वरण से किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ निश्चित वेग से वर्तीय पथ में जो गति होती है
उसे वर्ताकार गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ताकार गति बोला जाता है। अब वर्ताकार गति के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं बल के दो प्रकार। आपको इसमें इतना याद रखना है, इसी में आपका आएगा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है आपसे, आपने सुना भी होगा एग्जाम्पल के बारे में कि दूध दही से मक्खन अलग करना, ये अपकेंद्रीय बल का आपका एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण और कोणीय वेग के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर वर्तीय पथ बनाया गया है। अब कोणीय विस्थापन कहते हैं, किसे कहते हैं? पहले आपने विस्थापन पढ़ा था, जब हमने सदिश और अदिश राशियां पढ़ी थी उस समय आपने विस्थापन पढ़ा था, लेकिन यहां पर तो कोणीय विस्थापन आ रहा है। अब कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल में, मान लीजिए यहां से शुरू किया 0 सेकंड थी, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी तो ये हो गई, इस तय की गई दूरी के अंदर जितना कोण पिंड घूमता है, यानी कि यहां से पिंड ने चलना शुरू किया, यहां से इतना आ गया पिंड, तो ये इतना कोण घूम गया, इसे थीटा लिख लो। क्या लिखना है इसको? थीटा लिखना है। ये जितना कोण पिंड घुमा है इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। पीछे हमने विस्थापन पढ़ा था, विस्थापन में तो हमने निश्चित दूरी देखी थी, लेकिन यहां पर हम कोण देखेंगे, क्योंकि आपकी वर्तीय गति, और वर्तीय गति में आपको सीधी रेखा के बारे में कोई नहीं पूछेगा, सीधा इतना पूछेगा कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन मतलब थीटा से रिलेशन होगा, इसमें थीटा आएगा, और कोणीय विस्थापन को आपको किसे लिखना है? डी थीटा से। अब बात करें हम कोणीय वेग, पहले हमने विस्थापन पढ़ा था, फिर हमने वेग पढ़ा था, फिर हमने त्वरण पढ़ा था, यही पढ़ा था पिछले सदिश और अदिश वाले चैप्टर में हमने। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। कोणीय विस्थापन हमने देख लिया कि कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं? निश्चित समय में जितना कोण पिंड चलता है इसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कोणीय वेग किसे कहते हैं। कोणीय वेग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने आपको सीधा बताया था, कोणीय वेग को आपको ओमेगा से लिखना है। हालांकि इनसे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको परेशानी नहीं होगी। ओमेगा से लिखते हैं कोणीय, इसको लिखना आपको डी थीटा अपॉन डी टी। वेग को हमने क्या लिखा था? वेग विस्थापन को हमने डी से लिखा था, डी से लिखा था। वेग को हमने वी से लिखा था, और त्वरण को हमने ए से लिखा था। लेकिन जब हम वेग ज्ञात कर रहे थे तो वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय, यही सूत्र होता है। वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय होता है। यहां पर विस्थापन थीटा है तो थीटा ऊपर लिख लिया, और समय टी है तो समय टी नीचे लिख लिया। ये आपका कोणीय वेग हो गया। अब कोणीय त्वरण की बात करें तो कोणीय त्वरण को एल्फा से लिखते हैं। यहां पर कोणीय त्वरण को ए से लिखते हैं, लेकिन कोणीय त्वरण को एल्फा से लिखते हैं। तो कोणीय त्वरण को क्या लिखोगे? त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। ये आपका त्वरण का सूत्र है। तो यहां पर वेग क्या है? वेग ओमेगा है तो डी ओमेगा लिख लो, और समय है तो समय को dt लिखना है। ये आपका कोणीय त्वरण हो गया। ये आपको तीनों सूत्र याद नहीं करने, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, लेकिन आपने अगर एक बार इसे देख लिया तो आपके दिमाग में रहेगा ये। अब हम बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में, कि अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। पहले अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, या एक बार फिर से देख लीजिए कि कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं, कोणीय वेग किसे कहते हैं, और कोणीय त्वरण किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में, कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है।
पहले हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है F बराबर mv² होता है। अभिकेंद्रीय बल F बराबर होता है mv²। अब इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो वह बल जो किसी पिंड को वर्तीय गति में घूमने के लिए वह बल जो किसी पिंड को वर्तीय गति में घूमने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है। यानी कि वह बल जो किसी पिंड को वर्तीय गति में घूमने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। वह बल जो किसी पिंड को वर्तीय गति में घूमने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल की अगर फॉर्मूले की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r। F बराबर mv²/r। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, वर्ताकार मोड़ पर गति आपकी, या नाभिक के चारों ओर आपकी इलेक्ट्रॉन की गति होगी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं आपके नाभिक के चारों ओर। यह आपकी अभिकेंद्रीय बल हो गया। इससे आपको इतना याद रखना F बराबर mv²/r, लेकिन आपके इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछते। अब आपको अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल, अपकेंद्रीय बल का एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपसे एक अपकेंद्रीय बल में इतना पूछ सकता, आपको एग्जाम्पल दे दिया या आपसे क्वेश्चन में इतना बोल दिया कि अपकेंद्रीय बल का एक उदाहरण देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। अपकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें अपकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें तो अपकेंद्रीय बल किस चीज पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है तरल पदार्थों पर। किस पर कार्य करता है? तरल पदार्थों पर। तरल पदार्थों पर कार्य करता है। इसका हमने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था कि दही से आपका मक्खन अलग करना, ये आपका अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देगा और किस बोल देगा कि किस बल का उदाहरण है, या आपसे बोल दिया कि अपकेंद्रीय बल का निम्न में से एक एग्जाम्पल देखिए। बाकी इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते नहीं है। छाछ करने की आपकी जो मशीन आती है, छाछ करने की जो मशीन आती है, यह आपका घूमता रहता है, और छाछ करने की जो मशीन आती है वो अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल का जो सिद्धांत होता है इसी पर कार्य करती है। दही से आपका मक्खन अलग करना, ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया। दही से मक्खन अलग करना। इसी प्रकार तरल पदार्थों से भारी चीज को अलग करना। मक्खन आपका थोड़ा सा भारी होता है तरल पदार्थों से, तो तरल पदार्थों के लिए आपका अपकेंद्रीय बल यूज में लिया जाता है। और आपको इतना याद रखना, इसके 1 से 2 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है नॉर्मल, आपको 1 से एग्जाम्पल पूछेगा।
ये आपको याद रखने हैं। अब विकेंद्रीय बल हमने आपको बताया था F बराबर mv²/r। अब केंद्रीय बल हमने आपको बताया कि तरल पदार्थों पर कार्य करता है। उससे पहले हमने वर्तीय गति के बारे में पढ़ा है, कोणीय विस्थापन हमने पढ़ा है, कोणीय त्वरण हमने पढ़ा है, कोणीय वेग हमने पढ़ा है। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति के बारे में हमने डिस्कस किया था, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, H और R में क्या संबंध होता है, H मैक्सिमम बराबर R मैक्स बाई 2 होता है, यानी कि H अधिकतम बराबर R अधिकतम अपॉन 2 होता है। ये हमने संबंध पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि प्रक्षेप्य गति में जो पिंड गति करता है, इस गति को करने में इसको कितना समय लगता है, इसका हमने सूत्र पढ़ा था, T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g पढ़ा था। उससे पहले हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्या आप सोच रहे होंगे, आर अधिकतम के लिए हमने बताया था आपको 45 डिग्री का कोण, कि अगर क्षैतिज दिशा में आपको ज्यादा दूरी तय करवानी है तो 45 डिग्री का कोण पर किसी वस्तु को फेंकना होगा। यानी कि अगर 45 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को आप फेंकोगे तो वो अधिकतम क्षैतिज परास तय करेगी, और अगर आपने 90 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। क्या करेगी, अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। ये मोशन वाला चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसका एक पार्ट बचा आपका दोलन, SHM, वो हम आगे पढ़ने वाले। बाकी मोशन का पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनसे बाहर जाने का 1% भी चांस नहीं है। आपको केवल इतना ही पढ़ना है, ना आपको फिजिक्स की कोई बुक खरीदनी है, ना कुछ आपको लेना है। फिजिक्स का बस आपको इतना जो हमने पढ़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये आपको इतना ही क्लियर कर लेना है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।